नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। आप देखना शुरू कर चुके हैं गायनेक दीदी और गायनेक वाला हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करेंगे, मासिक चक्र के बारे में बात करेंगे। एक स्त्री जिसको मासिक आता है उसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड एक शरीर का कचरा होता है जो अंदर अगर पेट के अंदर जमा हो जाएगा तो उसके कारण बहुत तकलीफ हो सकती है। ऐसी बहुत सारी अवधारणाओं का, मिथ्स एंड फैक्ट्स का आज हम लोग मूल्यांकन करेंगे, सच और झूठ का थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सपना, ये फीमेल्स को जो मेंसेस आता है, थोड़ा सा जनरल फिजियोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमको। तो क्या ये ब्लीडिंग मेंसेस के टाइम पे जो ब्लड आता है वो कचरा होता है, गुजराती में बगाड़ बोलते हैं, वो होता है, या पेशेंट का प्योर ब्लड होता है? जो लड़कियां 12, 13, 14 साल की होती हैं उनमें अगर मेंसेस नहीं आता है 14 साल तक, 15 साल तक, तो क्या वो नॉर्मल है? तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? अच्छा, क्या ये हैवी मेंसेस अगर वो 1 साइकिल 2 साइकिल चालू रहे तो अपने आप बंद हो जाता है, या फिर उसका कुछ हमको निराकरण करना पड़ता है? अच्छा, ये बताओ कि कुछ बच्चियों को 12, 13, 14, 15 साल की बच्चियों को मेंसेस बहुत ज़्यादा आता है, हमारी भाषा में उसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इवेल्युएट करते हैं? अच्छा, ये बताओ, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड के टाइम पे पेन होता है, तो क्या ये पेन नॉर्मल है? सबको होता है या कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ को पीरियड के पहले होता है, कुछ को पीरियड के बाद में होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जी। तो सपना, ये फीमेल्स को जो मेंसेस आता है, थोड़ा सा जनरल फिजियोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमको जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मासिक चक्र क्या होता है। मासिक धर्म का मतलब होता है कि जब लड़की को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसको कॉमनली जाना जाता है, और इसमें योनि के भाग से रक्तस्राव, ब्लीडिंग आना शुरू होता है। इसको और विस्तार में अगर हम समझेंगे तो फीमेल्स में ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, अंडा बनना, अंडा छूटना, जिससे बच्चेदानी के अंदर परत बनने लग जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वही परत हर महीने मासिक चक्र, मासिक धर्म के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग के थ्रू, वेजाइना के थ्रू। तो इसी को हम मासिक चक्र बोलते हैं और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो क्या ये ब्लीडिंग मेंसेस के टाइम पे जो ब्लड आता है वो कचरा होता है, गुजराती में बगाड़ बोलते हैं, वो होता है, या पेशेंट का प्योर ब्लड होता है? वही जैसे हमने बात करी है कि जो मेंस्ट्रुएशन के समय जो बच्चेदानी के अंदर जो परत होती है, लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है, चमड़ी होती है, वही हार्मोन के जो चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसके कारण वो निकलती है और वो ब्लीडिंग के थ्रू निकलती है। तो इसमें वो एंडोमेट्रियम की लेयर भी है और ब्लड भी है। जो लड़कियां 12, 13, 14 साल की होती हैं उनमें अगर मेंसेस नहीं आता है 14 साल तक, 15 साल तक, तो क्या वो नॉर्मल है? तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, आपने ये बहुत कॉमन सवाल पूछा है कि कौन सी उम्र तक लड़कियों को मेंसेस आ जाना चाहिए। तो अभी आजकल जिस हिसाब से वातावरण चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस जो देखने में आए हैं, तो हमने ये देखा है कि नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि 10 से 14 साल के बीच में महिलाओं में, लड़कियों में पीरियड्स चालू होने की उम्र बोलते हैं, और पहली बार जो पीरियड आता है उसको हम मेनार्की बोलते हैं। और हमारी प्रैक्टिस में हमने 8 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स देखे हैं, 9 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स चालू हो रहे हैं, और कई बार 15 साल की उम्र तक भी पीरियड्स नहीं होते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर पीरियड्स जल्दी आ रहा है या पीरियड्स देर से आ रहा है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपका चेकअप करेंगे और आपके काफ़ी सारे जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है लड़कियों का, उनमें प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, वो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, खास तौर से जो ब्रेस्ट बर्ड है, ब्रेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ है कि नहीं, इस तरह के सारे कैरेक्टर्स को वो देखते हैं, पूरा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, और ओवरऑल जो बच्ची है उसका ओवरऑल ग्रोथ, उसकी हाइट, उसका वजन कितना है, ये सब चीज़ों को असेस करते हैं। इसलिए अगर पीरियड्स राइट टाइम पे चालू नहीं हो रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। प्यूबर्टी जो फीमेल्स में होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले थिलर की होती है, जैसे सपना ने बोला, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है एड्रिनर की, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है बगल में बाल आना, प्यूबिक हेयर पे बाल आना, और लास्ट होता है मेनार की, जैसे मेंसेस चालू होना। इंडिया में एवरेज एज मेनार्की की 12 to 15 ईयर्स है, लेकिन अगर कोई भी फीमेल को 15 ईयर्स तक मेंसेस नहीं आएगा तो उसका डेवलपमेंट, उसका हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और बाकी सब चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि कुछ बच्चियों को 12, 13, 14, 15 साल की बच्चियों को मेंसेस बहुत ज़्यादा आता है, हमारी भाषा में उसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलते हैं।
उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इवेल्युएट करते हैं? सबसे पहले जब लड़कियों को पीरियड्स चालू होते हैं तो वो रेगुलर नहीं होते हैं। यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी मदर्स को ये बताना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग बहुत घबरा के और डर के मेरे पास आते हैं कि हमारी लड़की को महीने महीने रेगुलर ब्लीडिंग नहीं आता है मैडम। तो 12 से जो 18 साल की जो उम्र होती है ये इमेच्योर एज होती है, जिसमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं और अभी फुल मेच्योरिटी नहीं हुई है। इनफैक्ट हार्मोनल एक्सिस की मेच्योरिटी नहीं हुई है। हार्मोनल एक्सिस का मतलब होता है कि ब्रेन से जो हमारा सिग्नल ओवरीज तक पहुंच रहा है, जैसे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये पूरी एक एक्सिस होती है जहाँ से हार्मोन्स के सिग्नल्स अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं। और ये साइकिल अभी मैच्योर नहीं हुई है, इसलिए पीरियड्स एकदम 100% मंथली रेगुलर आए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और इस तरह के जो 5 से 6 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें हमको सिर्फ वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रखना है। हम पेरेंट्स को रीअश्योर करते हैं, लड़की को समझाते हैं, हाइजीन के बारे में खास समझाते हैं, उसके सप्लीमेंट्स के बारे में समझाते हैं। और एट द सेम टाइम, जैसे आपका सवाल था कि अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसके बारे में फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल यही था कि हम लोग क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो बच्चे आती हैं, उनका हम लोग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या सप्लीमेंट देते हैं और क्या उस एज में हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं? यंग लड़कियों में 12 से 15 साल के बीच में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता क्या है। ठीक है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर एक मासिक चक्र की बात करी जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2 से 5 दिन की ब्लीडिंग नॉर्मल होती है। और अगर बिल्कुल वॉल्यूम के लेवल पे जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50 ml ब्लड लॉस इज नॉर्मल। 50 to 80 ml तक नॉर्मल होता है। लेकिन एनी ब्लड लॉस विच इज मोर देन 80 ml, जो पूरी मासिक चक्र की साइकिल की बात हो रही है, एक दिन में, या फिर वो 7 डेज से ज़्यादा चल रहा है, तो अगर पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, 7 से 10 दिन के लिए चल रहे हैं, उनके पैड्स ज़्यादा भर रहे हैं, पैड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं और भी साथ में कभी कभी पेट दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो इसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। और अगर ये लंबे समय तक चल रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमको डॉक्टर की सलाह की यहाँ पे ज़रूरत है। तो बोलो। अगर इसमें हमारे पास कोई ऐसी फीमेल आती है तो सबसे पहले हम उनका बेसिक चेकअप करते हैं। उनकी क्या उम्र है, उनका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, कितने साल हो गए उनको पीरियड्स चालू हुए, पहले उनके पीरियड्स की साइकिल कैसी थी, ये फर्स्ट साइकिल है कि पहले से उनको पीरियड्स आ रहे हैं, पहले की साइकिल कैसी थी, वो रेगुलर थी और उस समय उनका फ्लो कितना था, ये सब हम उनको पूछते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। और अगर हमको ज़रूरत लगती है तो हम उनको सोनोग्राफी करके चेक करते हैं, स्कैन करके चेक करते हैं कि उनके यूट्रस कैसे है, ओवरीज कैसे है। कई बार ये ओवेरियन सिस्ट और फॉलिकुलर सिस्ट बहुत कॉमन चीज़ है, जिसकी वजह से भी इरेगुलर स्पॉटिंग, ब्लड फ्लो या फिर एब्डोमिनल पेन, ये सब सिम्टम्स उनको हो सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हमारे एंटी फाइब्रोनोलिटिक्स ड्रग्स होते हैं, लाइक ट्रेनिक्सेमिक एसिड है और हमारी कुछ विटामिन की टैबलेट्स है, वो हम उनको 2 to 3 डेज़ के लिए देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनका ब्लीडिंग कैसे स्टॉप हो रहा है। साथ में हम NSAIDs को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर हमको थोड़े और ब्लड टेस्ट में जाना पड़ता है, जैसे लाइक हार्मोनल टेस्ट हो गए, खासतौर से थायराइड, ये हमारा बहुत कॉमन चीज़ है। प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, वो भी बहुत कॉमन चीज़ है। और इसके साथ ही हमारा ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, कई बार यंग गर्ल्स में ये क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती हैं और इसलिए यंगर एज में अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज़ घर में मत बैठिए। उनको अनीमिया हो सकता है, उनका हीमोग्लोबिन एकदम कम हो सकता है और कई बार लड़कियां चक्कर खा के गिर रही होती है। इसलिए एज मदर्स को ये बात पता होना चाहिए कि उनकी बच्चियों को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर के पास ज़रूर मुलाकात लेनी चाहिए। मतलब 12 से 14 साल की बच्ची को अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देंगे ट्रानिक्सेमिक एसिड या इथामसिलेट के कॉम्बिनेशन में या सिंगल इंडिविजुअल टैबलेट्स में, और उसके साथ एक फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स दे देते हैं और उनको डाइट के बारे में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बताते हैं और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं कि ज़रूरत ना पड़े। हार्मोनल ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि जब हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे बच्ची की इवेंचुअल हाइट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए जब तक 14-15 साल की उम्र नहीं हो तब तक हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देने का अवॉइड करते हैं और हार्मोनल ट्रीटमेंट को एज ए लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं। अच्छा, क्या ये हैवी मेंसेस अगर वो 1 साइकिल 2 साइकिल चालू रहे तो अपने आप बंद हो जाता है या फिर उसका कुछ हमको निराकरण करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि अभी उनका एक्सिस डेवलप नहीं हुआ है, हार्मोनल एक्सिस, तो उसकी वजह से उनको ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, इसलिए इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। 3-4 महीना या तो ब्लीडिंग नहीं आती और जब आती है तो बहुत हैवी आती है।
तो हैवी जब ब्लीडिंग आती है तो हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स और गुड डाइट और आयरन रिच डाइट हमने अपने समझाई। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर लंबे समय तक नहीं हो रहा, हमारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल है, तो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं उनको और हम देखते हैं कि उनको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा ये बताओ, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड के टाइम पे पेन होता है, तो क्या ये पेन नॉर्मल है? सबको होता है या कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ को पीरियड के पहले होता है, कुछ को पीरियड के बाद में होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, आपने ये जो सवाल पूछा है कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। और पेन ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता है कि जब पीरियड्स चालू होते हैं तो कई तरह के हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो हम जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम से समझते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। क्योंकि अगर पीरियड्स के हम जो मासिक चक्र की साइकिल को समझें तो उसमें जो एंडोमेट्रियम लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कंट्रैक्शन और वैसोडाइलेटेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन ये होता है। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं जिसके कारण बेसिकली पेन होता है। अगेन हर इंसान अलग है, हर महिला अलग है, उसकी मासिक चक्र की साइकिल अलग है और उसके हार्मोन्स अलग है। तो ये बहुत वेरिएबल और सब्जेक्टिव थिंग भी होती है और हर पर्सन की पेन बियरिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। तो इस कारण से अलग अलग महिलाओं में, अलग अलग बच्चियों में अलग अलग लेवल का पेन होता है। अगेन कुछ लड़कियों में, बच्चियों में क्या होता है, शुरू के 1 या 2 दिन ही पेन होता है और कई लोगों को ट्रिपल डिस्मेनोरिया होता है, जिसमें पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद पूरे 4-5 दिन सलंग पेन होता है। तो इसलिए एक नॉर्मल पेन होता है तो इट इज़ ओके, पर एनीथिंग एबनॉर्मल, आपकी पहले साइकिल नॉर्मल थी और अब अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल बेयर नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपनी लेडी डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो इस डिस्मेनोरिया के बच्ची में, स्कूल गोइंग बच्ची में या कॉलेज गोइंग बच्ची में हम लोग मैरिज के पहले क्या करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? 18 साल 20 साल की उम्र के पहले हम लोग मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे हम लोग हॉट वाटर बैग दे सकते हैं, जिसको हॉट वाटर फोमेंटेशन बोलते हैं। अब ये हॉट वाटर बैग क्या होता है, कई बार एक बार लगाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स के 2-3 दिन जब उसको ज़्यादा पेन है, तकलीफ ज़्यादा है, तब उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे में लगा सकते हैं। पेट के निचले भाग में, नाभि के नीचे के भाग में लगाइए। कमर ज़्यादा दुखती है तो कमर के भाग में भी लगाया जा सकता है। थोड़ा सा आराम मिले उसको, स्कूल जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या हैवी कोई एक्टिविटीज़ है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। गर्म वाटर, अपना हाइड्रेशन, उनका लिक्विड जो इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स होना चाहिए। फ्लूइड्स में जैसे हल्दी वाला दूध है, गर्म हॉट सिप्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी सूप है, ये सब उनको रिलैक्सेशन देगा। ओवरऑल उनका हाइड्रेशन अच्छा बना रहेगा। स्पाइसी खाना है, खट्टा खाना है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मसाले वाला, ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट इनटेक है वो वाटर रिटेंशन प्रमोट करता है। और पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी होने लगती है, कई बार शरीर में जैसे पानी भर गया, फूलापन हो गया, ये सब महसूस होने लगता है। आप क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग NSAID भी ओकेजनल बेसिस पे प्रेस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सारी फीमेल्स को दुनिया में पता है कि पीरियड के टाइम पे पेन होगा तो मेफ्राल्सपास देना है। हालांकि हम लोग कोई ब्रांड को प्रमोट या डिसप्रमोट नहीं करते, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेफेनेमिक एसिड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हम लोग डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देते हैं और वो हमारे पिछले 15-20 सालों के एक्सपीरियंस में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डिस्मेनोरिया के लिए। और जैसा सपना ने बोला, हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर फर्मेंटेशन, अगर किसी फीमेल को परसिस्टेंट हर साइकिल में डिस्मेनोरिया रहता है तो रादर देन के वो साइकिल के 2-4-5 दिन करे, अगर वो रोज़ आधा घंटा हॉट फर्मेंटेशन करे तो साइकिल के टाइम पे होने वाला डिस्मेनोरिया काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। हालांकि डिस्मेनोरिया जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है मैरिज के पहले का, यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि 70-80% केसेस में मैरिज के बाद और फर्स्ट डिलीवरी के बाद कम हो जाता है। लेकिन उसका जो प्राइमरी और बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली मैरिज के बाद स्टार्ट होता है कि हम लोग हार्मोनल टैबलेट दे सकते हैं कि नहीं, उसका जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, वो सब हम लोग बाद में ही कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS एक बहुत बढ़िया जार्गन है, लोगों को पता है जी, क्या होता है, कैसे होता है और हम लोग उसका ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? जी, PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसे हम इस टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं, PMS का मतलब है कि पीरियड्स चालू होने के पहले कई सारे चेंजेस जो फीमेल्स में देखने में आते हैं, लड़कियों में भी हो सकते हैं, एल्डर फीमेल्स में भी हो सकता है। जैसे मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वाटर रिटेंशन, शरीर में एक अजीब सा पेट में फूलापन है, वाटर रिटेंशन है, कई बार पाँव में सूजन आने लगती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने
सिंड्रोम की तरह बना दिया। और जब ये मासिक चक्र शुरू होने या मासिक चक्र के समय होता है तो हमने इसको PMS बोल दिया। PMS का मतलब है कि पीरियड स्टार्ट होने के जस्ट पहले। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये विड्रॉवल हार्मोन्स का जो विड्रॉल है उसकी वजह से पीरियड्स आता है, और उसके समय जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। और कुछ फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने में आता है, कई बार विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी ये होता है। तो इस तरह के फीमेल्स को अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो हम लोग उनको विटामिन सप्लीमेंट्स करते हैं, जैसे विटामिन E हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन B6 है, ये सब बहुत उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन के एक्सेसिव होने के कारण ये PMS होता है। प्रोजेस्टेरोन वाटर रिटेंशन करता है, जिसके कारण जैसा सपना ने बोला ब्लोटिंग सेंसेशन आता है। तो अगर बहुत एक्सेसिव है तो कुछ फीमेल्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से हार्मोन सप्रेस करके PMS में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, एक फीमेल पीरियड के टाइम पे एक्सरसाइज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। पीरियड्स के समय हम लोग बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। आप बहुत हैवी वर्क मत करिए। अगर पेट में तकलीफ ज़्यादा है, लोअर एब्डोमेन में, तो हैवी एक्सरसाइजेस मत करिए, लेकिन हल्का माइल्ड सा वॉकिंग है, थोड़ी स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, शवासन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, अपर बॉडी एक्सरसाइजेस है, ये सारी सेफ है। एक चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल 25 से 35 साल की फीमेल में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जी, तो अभी हम लोग एज ग्रुप हमने चेंज कर दिया है। अभी तक हम लोग हार्मोन्स को टोटली अवॉइड कर रहे थे। 12 से 18 साल के फीमेल्स में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, डाइट, रिलैक्सेशन, अदर सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे रहे थे। बट अभी आपका जो सवाल है कि 20 से 25 साल की फीमेल या 20 से 30 साल की फीमेल में अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले उनकी साइकिल्स कैसी थी और अब कैसी हो गई। इसमें भी अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है, अगर वो मैरिड है तो तुरंत हमारा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम करते हैं, उनसे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ब्लीडिंग का फ्लो कितने दिन का है, क्लॉट्स आ रहे हैं कि नहीं, पेन हो रहा है कि नहीं, और उन्होंने कोई बाहर से कोई सोनोग्राफीज अगर कराई हुई है तो वो हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं, कोई हार्मोन्स के टेस्ट हुए हैं, ये सब हम पूछते हैं, स्कैन करके देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार यूट्रस में बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स की गांठें देखने में आती है, कभी कभी पॉलिप्स होते हैं, कभी कभी ओवेरियन सिस्ट होते हैं, पानी की गांठें जो ओवरीज में देखने में आती हैं। तो ये 3-4 मेजर कारण होते हैं। और कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी रुक गई होती है और उनको पता नहीं होता है, जिसके कारण इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही होती है। तो कुछ कॉमन चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हमारे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कॉजेज बताए हैं जी, उस बारे में थोड़ा सा एनिमेट करके बताएं। उन्होंने एक एक्रोनिम दिया है और इसको हम पाम कॉइन के नाम से जानते हैं। मतलब एक पाम, हमारे हाथ के पाम के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, इस तरह से आप समझ लीजिए। P यहाँ पे स्टैंड करता है पॉलिप्स के लिए, A स्टैंड करता है एडिनोमायोसिस के लिए, L स्टैंड करता है लियोमायोमा जिसको हम फाइब्रॉइड की गांठों को समझते हैं, और M इज फॉर मैलिग्नेंसीज और हाइपरप्लेसियास। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर की कुछ गांठें या कैंसर। कॉइन का मतलब है C कोएगुलोपैथी। कई बार हमारा ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारा ब्लड बराबर क्लॉट नहीं हो पाता है। O इज ओव्यूलेटरी, लाइक हार्मोनल है, एनोव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन बराबर नहीं हो रहा है। और I और E और N E इज बेसिकली फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसियास, और कुछ हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शंस और अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। अच्छा ये बताओ कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर कोई फीमेल को घर पे हो रही हो तो वो क्या इलाज कर सकती है डॉक्टर के पास जाने के पहले? सपोज इमरजेंसी में रात को हुआ या छुट्टी के दिन हुआ, डॉक्टर नहीं अवेलेबल हुआ, तो क्या कर सकती है? नॉर्मली हम लोग ये NSAIDs की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके कुछ हमारे मेडिसिन होते हैं, जैसे हमारे आइबुप्रोफेन जो हमारी दवा होती है, कॉम्बीफ्लेम के नाम से हम बहुत कॉमनली उसको जानते हैं। कॉम्बीफ्लेम है, डाइक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक है, इस तरह के मेडिसिन हम ट्राई कर सकते हैं जो पेन को भी रिड्यूस करेंगे और ब्लीडिंग को भी कम करेगी इमरजेंसी में। अच्छा ये जब भी हम कोई पेशेंट को बोलते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कि ये ब्लीडिंग हो रहा है तो आप कॉम्बीफ्लेम ले लो, तो सबसे पहला डायरेक्ट आंसर आता है कि सर पेन नहीं है, ब्लीडिंग है। जी। ये मैं सबको समझा दूँ कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो मैकेनिज्म जो सपना ने बताया है कि बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग होती है, और हमको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर चाहिए। और ये ब्रूफेन और पैरासीटामोल ये सब NSAID होते हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकते हैं। तो वो पेन और ब्लीडिंग या तो दोनों या फिर कुछ भी एक, जो भी चीज़ होता है उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। हाँ बताएं अभी आप। तो NSAIDs के आपने जैसे बताया, तो ये मेन चीज़ आप इमरजेंसी में ले सकते हैं, हॉट वाटर बैग ले सकते हैं, हॉट सिप्स ले सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। और फिर तुरंत नेक्स्ट डे आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। क्या कोई ऐसा खाना है जिसको खाने से ब्लीडिंग बंद हो सकती है?
या बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कुछ गर्म खाया उससे ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गया, ऐसा कुछ होता है? समाज में ये बहुत कॉमन मिथ है कि पीरियड्स कई बार नहीं आते तो वो काढ़ा पीते हैं, बाल धोते हैं, मेहंदी लगाते हैं या गर्म चीज़ें खाते हैं। बट साइंटिफिकली एज ए एलोपैथिक डॉक्टर हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और ऐसा कोई मेरी जानकारी में ऐसा कोई फूड नहीं है कि जो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। अच्छा ये बताओ, कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसमें हैवी मेंसेस के टाइम पे आपको सोना चाहिए? नहीं, पीरियड्स के समय तो आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको आराम मिल रहा है, उस पोजीशन में लेटिए। अगर कोई फीमेल को डिस्मेनोरिया हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको भविष्य में बच्चे होने में तकलीफ हो सकती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात कर रहे हैं, और जैसे आपने आगे बताया कि कई बार पहली डिलीवरी और मैरिज के बाद ये काफ़ी कम भी हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि अगर मेनोरेजिया हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया तो फीमेल को क्या क्या तकलीफ हो सकती है? यहाँ पे हम इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम क्यों इतनी सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हैवी मेंसेस या ब्लीडिंग विद क्लॉट्स, जब बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फीमेल को, महिला का खून कम हो सकता है और उसको अनीमिया हो सकता है। और जब ये हर महीने होता है, क्योंकि मासिक चक्र हर महीने आता है, और हर महीने जब उसको बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिसके कारण उनको थकान होना, चक्कर आना, और कई बार बाथरूम में चक्कर खा के गिरने के भी हमने केसेस देखे हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगेन पीरियड्स बहुत लंबे चलते हैं तो उनको बार बार पैड्स रखने पड़ते हैं। पैड्स से रिलेटेड उनको साइड इफ़ेक्ट्स लाइक रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं अगर वो रेगुलर पैड्स नहीं चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी एक उनको प्रॉब्लम होने लगती है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हमारे दर्शकों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में विस्तार से बताएं। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पिछले 1 महीने में मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे और उनका हिस्ट्री टेकिंग में पता चला कि वो लोग पैड नहीं यूज़ करते, कपड़ा यूज़ करते हैं। हाँ जी। क्या ये कपड़ा यूज़ कर सकते हैं? उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइजीन मतलब मासिक चक्र के समय की साफ सफाई। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूँगी कि मासिक धर्म के समय चाहे छोटी बच्चियों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि उनको किस तरह से पैड्स लगाने हैं और पैड्स को बार बार चेंज करना है। यहाँ पे हम सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं जो डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल का मतलब है हमने उनको यूज़ करा और उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन इसमें पहले ज़माने में हमारे पास हम लोग क्लॉथ यूज़ करते थे, कपड़ा यूज़ करते थे, तब हमारे पास पैड्स ऐसा कोई सब्सटेंस था ही नहीं, मटेरियल था ही नहीं। उस समय हम लोग महिलाएं क्या करती थी, कपड़ा को वॉश करती थी, फिर उसको सनलाइट में सुखाती थी और उसको आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है ताकि उसके सारे जर्म्स टोटली ख़त्म हो जाए। बट कितना भी करें, ये कपड़े से उनको इन्फेक्शंस हो जाते थे, वाइट डिस्चार्ज होता था। लेकिन अब हमारे पास बहुत रेडीली डिस्पोजेबल पैड्स अवेलेबल है जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसलिए ट्राई करिए कि कपड़ा मत यूज़ करिए, क्योंकि उसमें कंप्लीट 100% हाइजीन नहीं होती, उससे जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ करना चाहिए। ब्लीडिंग ज़्यादा आए या कम आए, दिन में हमको 3 to 4 टाइम्स पैड्स को चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जिन दिनों फ्लो ज़्यादा होता है उस समय तो फीमेल्स उनको बार बार चेंज कर रही होती है, लेकिन जब फ्लो कम हो जाता है तो दिन में एक ही बार चेंज कर रही होती है, क्योंकि बार बार हम वॉशरूम यूज़ करते हैं। वॉशरूम से उसमें यूरिन के स्टेन्स होते हैं, यूरिन की स्मेल होती है, और इसलिए एवरी 4 to 6 आवर्स पैड्स को चेंज करिए। कॉटन के पैड्स यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हैवी फ्लो हो तो अपने पर्स में एक्स्ट्रा पैड्स को कैरी करिए, और पूरा नीचे की जगह जो हमारी योनि का भाग है उसको भी क्लीन करना। कोई ब्लड के क्लॉट्स अगर वहाँ चिपके हुए हैं तो ल्यूकवार्म वाटर या हल्के गर्म पानी से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीरियड्स के समय, आप 2 बार भी नहा सकते हैं। वहाँ के नीचे की जगह को सोप से और ल्यूकवार्म वाटर से ब्लड स्टेन्स को क्लीन करिए। तो ये मैंने बेसिक आपको बताया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है, जो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर यूट्रस तक जा सकता है, और स्पेशली जो फीमेल्स अनमैरिड हैं उनको भविष्य में इन्फेक्शन के कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, क्रोनिक एंड्रोमेट्राइटिस हो सकता है, जिसके कारण उनको भविष्य में बच्चा रहने का तकलीफ हो सकता है। अच्छा ये बताओ, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं, देना चाहिए? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हमारी एल्डर फीमेल से, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल से हम स्कैन करके देखते हैं, कई बार उनको फाइब्रॉइड्स भी है, ओवेरियन सिस्ट है, तो उसका नंबर 1 ट्रीटमेंट हमारे हार्मोनल पिल्स है। अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, वो सब हम बात करते हैं, तो हमारी ये छोटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफ़ी इफेक्टिव हैं। वो ब्लड के फ्लो को भी कम कर देती है, साइकिल को रेगुलराइज भी करती है, और उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े वो टाइम भी हमको उसके साथ मिलता है।
अच्छा ये बताओ, क्या कोई फीमेल मेंसेस के टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि इनफर्टिलिटी का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे कपल्स को पता नहीं होता है कि कौन से टाइम पे रिलेशन रखना है प्रेगनेंसी के लिए। तो पहली बात तो ये, मेंसेस के टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए, और दूसरा वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मेंसेस के टाइम पे वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस समय एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है, बच्चेदानी की जो चमड़ी, थैली की चमड़ी है, वो बाहर निकल रही है। बेसिकली वो कचरा बाहर निकल रहा है। दूसरी चीज़ है, मेंसेस के टाइम पे हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस समय इंटरकोर्स अगर अवॉइड करा जाए तो बेटर है। एटलीस्ट शुरू के 3 to 4 डेज़ की बात हो रही है। और कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम समझें तो ऑलमोस्ट जो जिस दिन पीरियड आता है उसको हम फर्स्ट डे गिनते हैं, और नॉर्मली 8-9 डे से जो फॉलिकल है, अंडा है, वो बनना शुरू होता है। कुछ लोगों की फीमेल्स की शॉर्ट साइकिल्स भी होती है, तो कई बार 9वें-10वें दिन भी ओव्यूलेशन हो जाता है। तो शुरू के 3 to 5 डेज कंसीव करने के चांस सबसे कम होते हैं। कुछ लोगों को डिलीवरी के बाद 1.5 महीने के बाद जब वो बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तब हैवी मेंसेस आता है। उसके क्या कारण होते हैं और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? डिलीवरी के बाद फिर से वही बात है कि 1.25 महीना हम जैसे पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं, उसमें है ना जो कलर ऑफ डिस्चार्ज है वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है तो उसको लोकिया बोलते हैं, और वो कलर चेंज होता रहता है। कई बार हैवी ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और एनओवुलेटरी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और उस समय अगर आता है तो हमारे पास कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस अवेलेबल है जो हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आपने जैसे टैबलेट के बारे में, सिम्टोमेटिक के बारे में बताया, NSAID, हार्मोनल टैबलेट्स, ऐसे कोई इंजेक्शन भी आता है कि हम लोग उसको दे सकते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन कोई? जी, जो इंजेक्शंस मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो है मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। इसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल है, और ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। और ख़ास तौर से लैक्टेटिंग फीमेल्स में ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में अफेक्ट भी नहीं करता है। अभी इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोनमेंट ऑफ मेंसेस और पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि सर हमका फंक्शन है, हमारा मंदिर में पूजा है, तो हमको इस दिन मेंसेस नहीं चाहिए, या तो जल्दी कर दो या लेट कर दो। जी, कैसे करेंगे और कितने दिन पहले उनको हमारे पास आना चाहिए? राइट, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो हमको देखने में आती है कि पूजा है, मैरिजेस है, जब पीरियड्स को पोस्टपोन करना है या प्रीपोन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पीरियड्स को पोस्टपोन या प्रीपोन करना है तो हमको उनको हार्मोनल पिल्स देनी पड़ती है। प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन टाइप की हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल होती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको पीरियड के वो कौन से दिन आई हैं। अभी इसमें सबसे बेस्ट मैं इस तरह से एडवाइस करूंगी कि जो पीरियड की डेट होती है उससे 8 से 10 दिन पहले हमको मिनिमम उनको हमारे पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमको अगर पीरियड पोस्टपोन भी करना है तो जो प्रोजेस्टेरोन हमको दवाई देनी है उसके लिए वी नीड एटलीस्ट 7 to 8 डेज। अब वो अचानक से 2 दिन बाद पीरियड की साइकिल है और वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप इसको आप पोस्टपोन करिए, तो वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। क्योंकि पीरियड्स क्या होते हैं, विड्रॉवल ऑफ हार्मोन्स की वजह से आते हैं। जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत लो लेवल पे चले जाते हैं तब वो पीरियड आने का प्रोसेस होता है, और ये कम से कम पीरियड आने के डेट से 7 से 8 दिन पहले ही हो चुका होता है। और अगर अचानक से वो हम नहीं कर सकते, इसलिए प्रीपोनमेंट से बेटर है पोस्टपोनमेंट करते हैं। और ये सब उस बात पे डिपेंड करता है क्योंकि वो पीरियड के कौन से साइकिल में आए। प्रीपोनमेंट करना बेटर है या पोस्टपोनमेंट करना बेटर है? अगर वो बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आए हैं तो हम उसके लिए प्रीपोनमेंट एडवाइस कर सकते हैं। अर्ली पार्ट मतलब शुरू के 8 दिन में आ गए पीरियड्स के। लेकिन अगर वो सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में आए हैं तो हमको पोस्टपोनमेंट ज़्यादा रिलायबल रहेगा। प्रीपोनमेंट में कोई श्योरिटी नहीं रहेगी। क्यों श्योरिटी नहीं रहेगी? आप प्रीपोनमेंट में अगर आपने टैबलेट दिया तो उस टैबलेट बंद करने के कितने दिन के बाद आप पीरियड एक्सपेक्ट करते हैं? जी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम टैबलेट बंद करते हैं मतलब हम हार्मोन्स का विड्रॉल कर रहे हैं बॉडी में से, तो उसके बाद अगेन वी नीड 7 to 8 डेज, मिनिमम 7 to 8 डेज। और उसमें श्योरिटी नहीं रहती है कि पीरियड्स 2 दिन के बाद आएंगे कि 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तो आपके पास वहाँ रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं होता है। प्रीपोनमेंट और पोस्टपोनमेंट के लिए सबसे पहली बात है कि अगर आपका प्लान्ड फंक्शन है तो सबसे पहले 1 साइकिल पहले अपने डॉक्टर को मिले, मिनिमम 15 to 20 डेज़ पहले, ताकि आप अच्छे से प्लान कर सकें। जैसा सपना ने बोला, प्रीपोनमेंट अर्ली पार्ट ऑफ द साइकिल फर्स्ट 5-7 डेज़ में बेटर रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हमारे पास जो फंक्शन होने वाला था उसके 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले ही आते हैं, और उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं रहती। अगर आपको 100% श्योर रहना है तो आपका जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंसेस है उसके एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ पहले अपने डॉक्टर को मिले, ताकि आप 100% श्योर हो सके, इधर विद प्रीपोनमेंट और विद पोस्टपोनमेंट। मेंस्ट्रुएशन इज सपोज टू बी क्राई ऑफ अ यूट्रस वांटिंग टू बिकम प्रेग्नेंट। भगवान ने ऐसा बनाया है फीमेल को हर साइकिल मेंसेस इसलिए दिया है ताकि वो हर साइकिल में कंसीव कर सके। और उसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को पेन के साथ आता है, किसी को नहीं आता है।
हमने ये सारे टॉपिक्स के बारे में विस्तृत चर्चा की। हैवी मेंसेस के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं।